लेट्स हम लोग नेशनल मूवमेंट बीच में ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। अब जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ होता है उसके बाद क्या होता है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक सीधा सा असर क्या होता है, डिमोरलाइजेशन होता है। जो नेशनल स्ट्रेंथ थी उस नेशनल स्ट्रेंथ में डिमोरलाइजेशन हो जाता है, और उसके कारण जो कांग्रेस के अंदर जो मूवमेंट चल रहा था उस एक्सट्रीम डिमोरलाइजेशन के कारण सीरियस डिफरेंसेस आने लगते हैं। एक जो उसमें कोठा बना है, वन सेक्शन headed by C.R. Das and Motilal Nehru. They have educated the political activity under the changed conditions. अब इन्होंने क्या बोला कि हाउ वी डू ए न्यू पॉलिटिकल एक्टिविटी at the time when there is a changed condition in the country. तो they said कि जो बायकॉट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको नेक्स्ट फिनिश करते एंड करते, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश करके आफ्टर एंटरिंग इनसाइड obstruct the working of the government. It was their official plans. Why this plan has been made? They want to expose the weakness of the government and system, or by this process they will arouse the public enthusiasm. अब एक घड़ा था जिसका लीड कर रहे थे C.R. Das और मोतीलाल नेहरू। दूसरा जो था जो काउंसिल एंट्री का विरोध कर रहा था, वल्लभ भाई पटेल, अंसारी, राजेंद्र प्रसाद, इनको कहा गया नो चेंजेस। ये काउंसिल एंट्री का अपोज कर रहे थे। एक सवाल यहां से क्या बन गया, who was in favor of the council entry, who was not? अब चूंकि C.R. Das मोतीलाल नेहरू को सब जानते हैं, ये काफी फेमस है, तो they will not ask the question this. They will ask the question who was not in favor of the council entry. A. सरदार पटेल, B. अंसारी, C. राजेंद्र प्रसाद, और D मालूम डाल दिया उन्होंने, D को ना और डाल दिया, मोतीलाल नेहरू का नाम भी डाल दिया उसको, फिर ABCD करना शुरू किया। तो ऐसी मिक्सिंग कराएंगे कि आपसे मिस्टेक हो जाए। So there are if you read this paragraph, you find two important aspects. One, what was the motive of the Swarajis? जो स्वराज वाले थे उनका मोटिव क्या था, वो क्या करना चाहते थे, और उनके विरोध में जो लोग थे वह कौन लोग थे। There are two important outcome from this paragraph. अब इससे क्या हो रहा था, इससे कांग्रेस में स्प्लिट होने के चांसेस होने लगे। लेकिन इस समय गांधी जी ने इंटरवीन किया है और यह दोनों ग्रुप एग्री कर गए कि कांग्रेस में रहते हुए वे अपने अपने तरीके से काम करेंगे। अब फिर क्या गया, स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1923। सितंबर 1923 में स्पेशल सेशन कांग्रेस का हुआ दिल्ली में। उस स्पेशल सेशन में कांग्रेस ने सस्पेंड किया ऑल प्रोपेगेंडा अगेंस्ट काउंसिल एंट्री और परमिट किया कांग्रेसमैन को टू स्टैंड एज कैंडिडेट एंड एक्सरसाइज फ्रेंचाइजी। अब इससे आप फिर दो तीन सवाल बनाइए, कांग्रेस का स्टैंड क्या था। एक सवाल आप ये बनाइए कि कांग्रेस का स्टैंड क्या था। तो कांग्रेस का स्टैंड क्या हो गया, कांग्रेस का स्टैंड हो गया कि वह परमिट करेगा कांग्रेसमैन को तो स्टैंड एज ए कैंडिडेट। अब देखिए यहां से सवाल हो सकता है कि जो स्वराजी थे उन्होंने काउंसिल एंट्री में जो इलेक्शन लड़ा, एज ए स्वराजी लड़ा या एज ए कांग्रेस पर्सन लड़ा। तो कांग्रेस के सदस्य के तौर पर इन लोगों ने चुनाव लड़ा। अब गांधी जी काउंसिल एंट्री के फेवर में क्यों नहीं थे, वह उस समय जेल में थे।
उनको हेल्थ ग्राउंड पे 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। अब उन्होंने यह अनुभव किया कि जो काउंसिल एंट्री है वो ऑलरेडी अकड़ हो रही है और इसको अगर विड्रॉ किया गया तो यह क्या होगा, डिजास्टर्स हो जाएगा और गवर्नमेंट के द्वारा मिसअंडरस्टूड होगा और यह कांग्रेस की वीकनेस को और एक्सपोज करेगा और गवर्नमेंट के ऑटोक्रेटिक बिहेवियर की तरफ ज्यादा उसको पेश करेगा। और गांधी जी ने नवंबर 1924 में एक जो संघर्ष था स्वराजीज एंड नो चेंजर्स को एक ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन हुआ विद दास एंड मोतीलाल that the Swaraj Party will carry work on behalf of the Congress as an integral part of the Congress। और यह बेलगाम सेशन में हुआ जहां पर गांधी जी प्रेसाइड किए। गांधी जी ने एक ही सेशन को प्रेसाइड किया है, वह है 1924 का बेलगाम सेशन। ओनली सेशन which गांधी जी has presided was the 39th सेशन जो 1924 का बेलगाम का सेशन था और उन्होंने स्वराजीज को मेजॉरिटी सीट दी इन वर्किंग कमेटी। उनकी जो वर्किंग कमेटी थी उसमें भी स्वराजीज को उन्होंने बहुत सीटें दी अपने काम करने के लिए। इसकी दिसंबर 1922 इसमें मोतीलाल नेहरू ने फॉर्म किया कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी। दास प्रेसिडेंट थे, मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी थे और जो न्यू पार्टी थी फंक्शन कर रही थी एज ए ग्रुप विद इन द कांग्रेस। इसने कांग्रेस के प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट इट वुड टेक पार्ट इन द काउंसिल इलेक्शंस। Now you see the what is the now to compare the Swaraj Party with the Congress. It has accepted the Congress program except for one that to take part in council election. स्वराजीज के पास बहुत कम समय था प्रिपरेशन करने का, लेकिन इलेक्शन बहुत अच्छा किया उन्होंने। नवंबर 23 हुआ, they won the 42 seats out of 101। जो इलेक्टेड सीट थी 101 उसमें से 42 पर वो जीत मिली और इन जो सेंट्रल लेजिस्लेशन था अदर इंडियन ग्रुप के सपोर्ट के द्वारा उन्होंने गवर्नमेंट के कामों में काफी समस्या उत्पन्न की। मार्च 1925 में सक्सीडेड इलेक्टिंग विठल भाई जी पटेल जो लीडिंग मिनिस्टर थे एज ए स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। इज वेरी बिग अचीवमेंट। दूसरा अचीवमेंट क्या था, जो एक पॉलिटिकल वॉयर हो चुका था उस समय जब नेशनल मूवमेंट कमजोर पड़ रहा था, they tried to fill the gap of that political void। उन्होंने जो हॉलोनेस था रिफॉर्म एक्ट 1919 का उसको उन्होंने एक्सपोज किया, लेकिन वह सरकार की किसी पॉलिसी को चेंज कराने में सफल नहीं रहे। अतः उन्होंने सेंट्रल असेंबली को से वॉकआउट किया मार्च 26 में और जनवरी 30 में। अब इस समय जो दूसरा ग्रुप था, ये तो था स्वराजीज का, दूसरा जो ग्रुप था नो चेंजर्स, वो क्या कर रहे थे, वो शांति से कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे थे। जो सिंबॉलिक वर्क था आश्रम में, कई आश्रमों में, जिसमें यंग मैन वुमेन जो है वो चरखा और खादी को प्रमोट कर रहे थे, लोअर कास्ट पे काम कर रहे थे, प्राइवेट पीपल पे काम कर रहे थे, नेशनल स्कूल और कॉलेज बन रहे थे जहां पर यंग पर्सन ट्रेन किए जा रहे थे एक नॉन कॉलोनियल आइडियोलॉजी के लिए। तो जो कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स थे ये सर्व कर रहे थे एज अ बैकबोन ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट व्हिच वाज गोइंग टू कम सून। नाउ यू ट्राई टू कंपेयर द स्वराजीज वर्सेस नो चेंजेस। अब इससे आप सवाल चाहे प्रीलिम्स का बनाइए या मेंस का बनाइए, ये सवाल मुझे आपका लिखा नहीं है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन व्हिच मे कम इन योर एग्जाम, कि आप इसको इस तरह से पूछ सकते हैं कैसे कांग्रेस का दूसरा स्पिरिट बचा।
स्वराजीज के प्रोग्राम क्या थे और नो चेंजर्स के प्रोग्राम क्या थे? हाउ स्वराजीज एंड नो चेंजर्स वेर एबल टू प्रिपेयर द कांग्रेस एंड द मासेस फॉर द नेक्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? What is the difference of the program between Swarajis and the no changers? आंसर ऑलमोस्ट एक ही है, बट पूछने का ढंग अलग अलग है. You try to understand these basic concepts which will help you how to go ahead. तो दोनों एक सेपरेट वे में काम कर रहे थे. जो बेसिक डिफरेंस था वो कोई बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच नहीं था, और चूंकि वह पूरी ताकत से एंटी इंपीरियलिस्टिक कैरेक्टर के अगेंस्ट काम कर रहे थे, बाद वह यूनाइट हो सके जब एक न्यू नेशनल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ. जो मुस्लिम लीग है, हिंदू महासभा है, जो कि बनी थी 1917 में. हिंदू महासभा 1917 बनी, वह अगेन एक्टिव हो गई. इसका रिजल्ट क्या हो गया कि इंडिया में एक सांप्रदायिक माहौल शुरू हो गया. ए ग्रुप नोन एज रिस्पॉन्सिव, जिसमें थे मदन मोहन मालवीय, लाजपत राय, एनसी केतन. इन्होंने सरकार के साथ कोऑपरेशन ऑफर किया सो दैट जो हिंदू इंटरेस्ट है यह सेफ गार्ड हो सके. इन्होंने मोतीलाल नेहरू को एक्यूज किया कि हिंदूज को आपने लेट डाउन किया है, इनको इनकी हिंदू डिक्लेयर कर दिया. जिन्होंने फेवर किया है काउ स्लॉटर को और बीफ ईटिंग को. जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वह अपने पर्सनल ब्रीड को लेकर एक्टिव थी. इस पर बात हम लोग पहले कर चुके हैं. गांधी जी सितंबर 1924 में went on a 21 days fast at Delhi at मौलाना मोहम्मद अली हाउस. क्यों किया था? कम्युनल राइट पे जो आतंक हुआ था, जो इनह्यूमिनिटी हुई थी, उसकी प्रायश्चित के लिए किया. लेकिन इसका बहुत फायदा नहीं हुआ. गांधी रोड में 1927 my only hope lies in prayer and answer to the prayers. जब नवंबर 27 में अनाउंसमेंट हुआ फॉर्मेशन ऑफ द साइलेंट कमीशन का, तब भारत का आंदोलन पुनः एक नए वर्ष में आरोह होना शुरू हुआ. तो अगर हम देखें कि यह स्वराजीज को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं 2-4-5 मिनट आओ बिफोर मूविंग ऑन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. अगर हम स्वराजीज को समझने की कोशिश करें तो ये चाहते क्या थे, इनका कार्यक्रम क्या था? विधान कहा, या तो जो विधान परिषदें हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, या तो खत्म हो जाएंगे या स्वरूप बदलेगा. आइदर दे विल बी डाइड और देयर पैटर्न विल बी चेंज्ड. दे आर हैविंग अ होप दैट कि जो विधान परिषदें हैं इनका स्वरूप बदलेगा. और जब इस पर मत पड़े कि क्या किया जाए, तो 890 वर्सेस 1748 तो यह फिगर क्या बताती है कि प्रस्ताव नामंजूर हो गया. So when the first time that issue came for the council entry, it has been reduced. तब क्या हुआ? तब सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने इस्तीफा दे दिया. When it happened, तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया और जो भी पार्टी की कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बना दी. It is the background in which the Congress खिलाफत स्वराज पार्टी has been formed. तो एक हो गए प्रो चेंजर्स, एक हो गए नो चेंजर्स. प्रो चेंजर्स वर्सेस नो चेंजर्स. तो प्रो चेंजर्स क्या चाहते थे कि काउंसिल एंट्री की जाए. नो चेंजर्स क्या चाहते थे? काउंसिल एंट्री बिल्कुल रद्द की जाए.
अब स्वराज पार्टी ने जो कार्यक्रम, अगला सवाल, जो कार्यक्रम था, स्वराज पार्टी वही कार्यक्रम अपना रही थी जो कार्यक्रम कांग्रेस का था। फर्क सिर्फ इतना था, द ओनली डिफरेंस, नाउ कमिंग अप प्रिंस क्वेश्चन, ओनली डिफरेंस टू टेक पार्ट इन इलेक्शन, the only difference with the co-changers and no changers, or you can say the only difference which was the beyond or besides the Congress activity was to take part in the elections. इसके अलावा कोई बात नहीं थी। उन्होंने कहा जो विधान परिषद होगी उसमें जो स्वदेशी सरकार है उसकी गठन की मांग उठाई जाएगी। अगर यह मांग न मानी गई, जो पार्टी के जो सारे विधान परिषद के सदस्य हैं वह एकजुट हो जाएंगे और परिषद की कार्रवाई को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। ये और क्लियर हो रहा है? इट्स नॉट क्लियर, जस्ट स्टॉप मी। What I'm trying to explain you, what was the background of making the Swaraj Party? स्वराज पार्टी चाहती क्या थी और क्या करना चाहती थी? अब स्वराजी ये क्यों चाहते थे? अब स्वराजी क्यों चाहते थे कि वह विधान परिषदों में प्रवेश करे? Now the next question, why they wanted to enter into the assembly? राजनीतिक निष्क्रियता खत्म करना, to end the political lull, to end the political lull, political lull or political inactivity. Why they wanted to participate? वह राजनीतिक निष्क्रियता को खत्म करना चाहते थे। फर्स्ट, दूसरा, जो राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीय है उनका मनोबल बढ़ेगा। They will be enthusiastic, enthusiasm होगा। How? When the activity will be going inside the assembly, the news will be spread, और यह एक enthusiasm देगा। थर्ड पॉइंट, यह जो स्वराज इसके क्या बोलते थे, इनका मतलब है they wanted to make assembly a political ground, political stage, वह एक राजनीतिक मंच बनाना चाहते थे जहां पर जाकर अपनी बात यह कह सके। जो इनके अपोज में थे, जो नो चेंजर्स थे, ये तो फिलॉसफी की प्रो चेंजर्स, जो नो चेंजर्स थे उनकी फिलॉसफी क्या थी? नो चेंजर्स का यह कहना था कि अगर हम असेंबली में पार्टिसिपेट करेंगे तो कॉन्स्ट्रक्टिव, इनका क्या कहना था कि अगर असेंबली में कॉन्स्ट्रक्टिव जो वर्क है, रचनात्मक जो कार्य है वह इग्नोर होगा और करप्शन बढ़ेगा। जो कॉन्स्ट्रक्टिव वर्क है वह इग्नोर होगा और करप्शन बढ़ेगा। और जो संघर्षशीलता है, जो पॉलिटिकल स्ट्रगल की संघर्षशीलता है, वह संघर्षशीलता कम होगी। So now you write down in your copy, in your diary, what was the difference between the no changers and co-changers? फिर इसमें कंप्रोमाइज कैसे हुआ, जैसे मैंने बताया सितंबर 1923 के विशेष अधिवेशन में, स्पेशल अधिवेशन में इनको अलाउ कर दिया गया कि इनको काउंसिल एंट्री में भाग ले दिया जाए। अब यह जो गांधी जी का व्यू पॉइंट क्या था, व्हाट वाज द गांधी जी व्यू पॉइंट? उन्होंने यंग इंडिया में लिखा कि मैं विधानमंडल में हिस्सेदारी का विरोध करता हूं, लेकिन उनकी नीतियों के विरोध के बावजूद मुझे न केवल उनके साथ मिलकर काम करना है बल्कि उनको मजबूत करना है। What Gandhi ji said, Gandhi ji has openly declared that he has no belief in the work what the Swaraj is saying, but he wanted to strengthen them. So now there's one more question: what is the
policy of the Gandhi. His approach towards the Swarajis at this stage is very important. He has tried to encourage them. तो उन्होंने क्या बोला कि हम इनको मजबूत करें, नीतियों अभी क्या देंगे। गांधी जी का स्वराजियों की नीतियों से सामंजस्य नहीं था। He openly said, I am not in favor of this, but I want to support them. अब जब ये घोषणा पत्र बनाया गया तो साम्राज्यवाद का विरोध इनके घोषणा पत्र का प्रमुख था। साम्राज्यवाद का विरोध, एंटी इंपेरियलिज्म। What was the main point of their struggle when they wanted to enter into the assembly? साम्राज्यवाद का विरोध। और उन्होंने यह भी बोला कि विधान परिषद में संघर्ष करेंगे एंड दे विल एक्सपोज द गवर्नमेंट। तो फर्स्ट एंटी-इंपेरियलिज्म और एक्सपोज द गवर्नमेंट। मध्य प्रांत में इनको स्पष्ट बहुत मिला, मध्य प्रांत में, सेंट्रल इंडिया में, और बंगाल में सबसे बड़े दल। अब नाउ लेट्स सी कि इन्होंने क्या क्या मुद्दे देखे। अब अगर हम, जैसे हमने 1919 का एक्ट पढ़ा, एक्ट में क्या था, गवर्नर के पास बड़ी एम्पल पावर थी, तो वायसराय या गवर्नर किसी कानून की मंजूरी को सर्टिफाई कर सकते थे। अगर बजट की मांग जो है विधानमंडल में नामंजूर हो गई, इफ इट हैज बीन रिजेक्टेड इन असेंबली, then also they can pass it. If you remember, I have told in details this. स्वराजियों ने यह करने को कई बार मजबूर किया। When you are writing the achievement of the Swarajis, you try to use the 1990 Act also. How do you write? कि वायसराय या गवर्नर को किसी भी चीज को सर्टिफाई करने का राइट। और अगर बजट को लेकर कोई चीजें असेंबली में रिजेक्ट हो जाती है तो ये पास कर देते थे। अब सब क्या करते थे, स्वराजी असेंबली में सब रिजेक्ट करा देते थे। तो सरकार क्या करती है, सरकार बार बार अपने एक्सेप्शनल पावर का इस्तेमाल करती है। सरकार यूजिंग रिपीटेडली द एक्सेप्शनल पावर। ये क्या हो गया, यह उन्होंने एक्सपोज करना शुरू किया। जो विठल भाई पटेल का जो इलेक्शन था, यह बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि नेशनलिस्ट ने अपने आदमी को स्पीकर बना दिया। अब स्वराजियों ने कई बातें उठाई, लेकिन 3 मुद्दे उनके बड़े महत्वपूर्ण थे। 3 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उन्होंने उठाने की कोशिश की। स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट, इसे याद है, एनीबॉडी हैज रेड दिस। एक स्वशासन का किया जो है सेल्फ गवर्नमेंट, संविधान में परिवर्तन, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, हेल्प मी, बताइए, व्हाट इज थर्ड वन? नागरिक स्वतंत्रता की बहाली, सिविल नागरिक स्वतंत्रता की बहाली, restoration of civil liberties, restoration of civil liberties। ये 3 महत्वपूर्ण बातें थी। और फोर्थ क्या था, देशी उद्योग का विकास। डेवलपमेंट ऑफ द इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज। तो आप देखिए 4 महत्वपूर्ण मुद्दे जो उन्होंने उठाए। जो पहला अधिवेशन हुआ, उस मोतीलाल नेहरू ने
जो भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण, जो ट्रांसफर ऑफ द पावर टू इंडियंस एंड टू मेक ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, यह जो मांग थी 48 वर्सेस 64 से रिजेक्ट हो गई। कि आप नया संविधान बनाइए और इंडियंस को गवर्नमेंट सौंप दीजिए। 1925 में मांग फिर उठाई गई और 45 वर्सेस 72 से एक्सेप्ट हो गई। अब यह दो फिगर दो बार में लिखने की कोशिश क्यों कर रहा हूं कि वो लगातार लड़ते रहे। तो उन्होंने जो एक मांग उठाई कि मेक द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसफर द पावर्स टू इंडियन और एक संविधान बनाइए, तो पहली बार 48 के मुकाबले 42 के मुकाबले 64 से मांग को 48 से मंजूर कर लिया गया। 40 और 60 से 64 से यह मंजूर हो गई। हो गया 48 वर्सेस 64 से यह मंजूर हो गई और 1925 में फिर उठाई गई तो 45 वर्सेस 72, यहाँ पे 64 था बढ़ के 72 हो गया, तो 1925 में फिर उठाई जाएगी 25 में। तो ये जो दो मांग थी दो बार मंजूर हो गई। सरकार को जो बजट के इशू थे कई बार दिक्कत हुई और जो दमनकारी कानून थे और राजनीतिक बंदियों जो उनके टेररिस्ट लॉज थे और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उसके बारे में सरकार को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो व्हेन यू राइट अचीवमेंट ऑफ स्वराजीज यू यूज इट। तीसरी बात देखते हैं जो नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटीज में क्या काम किया। म्यूनिसिपैलिटीज में इनके काम बहुत अच्छे रहे। उसमें उन्होंने सियादास को कलकत्ता का मेयर बना दिया। सियादास कलकत्ता का मेयर, सियादास कलकत्ता के मेयर के रूप में चुन गए। विठल भाई पटेल अहमदाबाद, विठल भाई बन गए अहमदाबाद के। राजेंद्र प्रसाद पटना, राजेंद्र प्रसाद पटना, जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद, जवाहरलाल नेहरू हो गए इलाहाबाद के हो गए। तो इन्होंने यह महत्वपूर्ण काम किया। अब इसमें जो नो चेंजर्स थे उन्होंने हिस्सा लिया। क्यों हिस्सा लिया? अब इसमें नो चेंजर्स ने हिस्सा क्यों लिया? नो चेंजर्स हैज आल्सो पार्टिसिपेटेड इन इट। व्हाई? नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग कि इस काम में नो चेंजर्स ने पार्टिसिपेट किया। क्यों पार्टिसिपेट किया? इससे कंस्ट्रक्टिव वर्क इंकरेज हो रहा है। हो रहा नहीं हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव वर्क इंकरेज हो रहा है। Because the constructive work is going to be encouraged, therefore the no changers has also participated in it. अब क्या हुआ? 16 जून 25 को सियादास की डेथ हुई। 16 जून 25 को सियादास की डेथ हो गई। यह बहुत बड़ा धक्का था, जो सियादास बहुत बड़े नेता थे। अब चूंकि पब्लिक एजुकेशन बंद हो चुका था, जो एक जन आंदोलन है वो नहीं हो रहा था, उससे क्या हो रहा था? सांप्रदायिकता बढ़ रही। जो कम्युनिज्म था इट वाज अगेन ट्राइंग टू कम इन द फोरफ्रंट। और जो प्रतिरोध की राजनीति, अब क्या है, स्वराजी का जो प्रतिरोध की राजनीति, जो विरोध की राजनीति थी, जो अपोजिशन की राजनीति थी, वो अब अपना पर्पस सॉल्व कर चुकी थी। अब इसके आगे कुछ खास इनके लिए था नहीं। संसद के भीतर अब कोई और संघर्ष बढ़ाने का कोई भी मुद्दा संभावना नहीं दिख रही थी। सब अब संसद के बाहर, आउटसाइड द असेंबली, आंदोलन की आवश्यकता महसूस हो रही थी कि आंदोलन उसके बाहर चलाया जाना चाहिए। अब जो स्वराजी थे, संसद के भीतर अपने लड़ाकू जो संघर्ष थे, उसको संसद के बाहर जो राजनीतिक संघर्ष था, संसद के बाहर के राजनीतिक संघर्ष से जोड़े। नाउ सी द कमजोरी संसद के बाहर।
ये क्या कर रहे थे, ये इनसाइड असेंबली दे आर एबल टू डू बट अनेबल टू रिलेट इट with outside struggle. If they are not able to relate with the outside struggle, then the relevance of the movement is going to be diluted. Third, ऐसे सत्ता हमेशा करप्शन को इनकरेज करती है। ऐसे ऐसे लोग प्रवेश कर रहे थे जो करप्ट थे, तो कई ऐसे तत्व भी प्रवेश कर गए जो करप्ट थे, सत्ता चाहते थे। लाजपत राय, अमर मालवीय ने सत्ता में साझेदारी और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर स्वराज पार्टी छोड़ दी, तो दो लोगों ने छोड़ दी और मार्च 1926 से विधानमंडल में हिस्सा न लेने का फैसला किया। अब स्वराज पार्टियों पर हमला होने लगा। ये स्वराज जो स्वराजी थे उन पर कांग्रेस के अंदर और बाहर में हमला होने लगा। अब स्वराजी के साथ क्या था, उन्होंने कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण काम किए। जो 1928 का जो पब्लिक सेफ्टी बिल था, 1928 का जो पब्लिक सेफ्टी बिल था, इस पब्लिक सेफ्टी बिल पे उन्होंने इस जगह प्रस्ताव ले आए। 19 जो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में जो प्रस्ताव था, सबने और क्या था उसका 1930 में 1930 में स्वराजियों ने विधानमंडल को छोड़ दिया। अब इनका योगदान क्या था? व्हाट इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सवाल आ सकता है कि सबसे बड़ा योगदान स्वराजियों क्या था? कि जिस समय कोई आंदोलन नहीं चल रहा था, जिस समय कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं हो रहा था, उस समय उन्होंने एक मंच बना दिया। They were able to give a platform at the time when the movement was going on. तो इनकी सबसे बड़ा योगदान क्या है? इन्होंने साम्राज्यवाद का विरोध करने का उस समय काम किया जिस समय कुछ भी नहीं हो रहा था, और जो इनसाइड असेंबली में उन्होंने कार्य किया, और जो उन्होंने सुधार अधिनियम था, जो 1919 का जो सुधार अधिनियम था, जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था, उसको उन्होंने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। अब चूंकि नो चेंजर्स काम कर रहे थे आउटसाइड, प्रो चेंजर्स काम कर रहे थे इनसाइड, इससे राष्ट्रीय शिक्षा, हिंदू मुस्लिम एकता, खादी, चरखा, इन सबका प्रचार होने लगा। तो आंदोलन एक दूसरे चरण के लिए तैयार हो लगा। अब उस समय गांधी जी को रचनात्मक कार्य थे, वो मल्टी डायमेंशनल थे। गांव की गरीब जनता को राहत मिल रही थी। जो रचनात्मक कार्य थे उससे देश के नव निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेसी कार्यकर्ता जुड़ने लग गए। इन सब बातों के साथ साथ आंदोलन एक दूसरे चरण में प्रवेश करने लग गया। इट इज द स्वराज पार्टीज। 1935 very important phase of the Indian history. जो ऑल बंगाल कॉन्फ्रेंस हुआ, ये अगस्त 1928 हुआ। इसको प्रिसाइड किया जवाहरलाल नेहरू। जो सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट ग्रुप है वह 1920 के दशक में 1920s इस केम इनटू एग्जिस्टेंस। जो रशियन रिवॉल्यूशन था उसने बहुत से यंग नेशनलिस्ट में उस क्रांति के आदर्शों के प्रति, आइडियलिज्म ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन हैज aroused the interest of many young nationalists. गांधी के जो पॉलिटिकल आइडियाज थे उससे बहुत से लोग डिससेटिस्फाइड और लोग सोशल आइडियोलॉजी की तरफ मुड़ रहे थे। जो एमएन रॉय थे, he became the first Indian to vacate the leadership of the Communist International. 1924 में गवर्नमेंट अरेस्ट किया मोहम्मद मुजफ्फर अहमद को, ऐसे डालवे को, और उनको एक्यूज किया स्प्रेडिंग कम्युनिस्ट आइडियाज, और उनको कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस में फंसाया गया। नाउ वन क्वेश्चन, व्हाट इज कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस? जो 4-5 केस है, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस, काकोरी केस, ये सब आपको जानने जरूरी है। सवाल क्या है? ओके, जो
जो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस है, जो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस है, वो क्या था? वह उसमें कम्युनिस्टों को सरकार ने मुलजिम बनाया। उत्तर प्रदेश में एक लार्ज स्केल एजुकेशन था टीनेज का फॉर द रिवीजन ऑफ टेनेंसी लॉस। टीनेज क्या चाहते थे? लोअर रेंट्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम इविक्शन एंड रिलीफ फ्रॉम इनडेटनेस। ऋणग्रस्तता से मुक्ति, उनको बेदखली से सुरक्षा प्राप्त हो और रेंट उनकी कम की जाए। जो गुजरात में पीजेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑफिशियल एफर्ट्स टू इंक्रीज लैंड रेवेन्यू, जो फेमस बारडोली सत्याग्रह था, वो उसी समय हुआ। और इन 1928 सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में नो टैक्स कैंपेन चला। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्राइक इस समय क्या थी? बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स की थी। इसमें नियरली 1,50,000 वर्कर्स स्ट्राइक टू गए फॉर 5 मंथ। इस स्ट्राइक को कम्युनिस्टों ने लीड किया। जो फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन का फेल्योर था, इसने टेररिस्ट एक्टिविटी, टेररिस्ट मूवमेंट को रिवाइवल में हेल्प किया। जो ऑल इंडिया कांग्रेस और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये फॉर्म हुआ अक्टूबर 1924 में। यह एक आर्म रेवोल्यूशन को ऑर्गेनाइज करना चाहते थे। गवर्नमेंट ने इस पे डिस्टर्ब किया और लार्ज नंबर ऑफ यूथ अरेस्ट हुए इन कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस। नाउ सी, पहले मैंने क्या बोला था? कानपुर केस। पहला क्या था? ये कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस। दूसरा क्या हो गया? काकोरी केस। ये कौन सा है? काकोरी कॉन्स्पिरेसी। तो आप क्या याद करोगे? कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस क्या था और काकोरी क्या था? काकोरी में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान हैंग किए गए। अगला सवाल क्या आ गया कि राम प्रसाद बिस्मिल को किस कॉन्स्पिरेसी केस में हैंग किया गया था? अब जो टेररिस्ट मूवमेंट था वह सोशलिस्ट आइडियाज से इन्फ्लुएंस किया गया। इन 1928 में इसके लीडरशिप थे चंद्रशेखर आजाद और उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। एक मैनिफेस्टेशन हुआ रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट एक्टिविटी का और एसेसिनेशन हुआ एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर का भाई भगत सिंह, आजाद एंड राजगुरु। अब वो आदमी कौन था जिसने लाला लाजपत राय पर डेमोन्स्ट्रेशन के समय लाठीचार्ज किया था? अब भगत सिंह और राजगुरु, सॉरी बटुकेश्वर दत्त ने, इन्होंने असेंबली में बम फेंका 8 अप्रैल 1925। बम क्यों फेंका? Why they throw the bomb? Because they protest against the passage of public safety bill. वह सिविल लिबर्टीज को रिड्यूस कर रहा था। बॉम्ब ने किसी को हार्म नहीं किया, यह हार्मलेस था। इसका मेन इनका था नॉट टू किल, बस एक टेररिस्ट लीफलेट को पुट किया गया टू मेक द डेथ क्लियर। ये सवाल सकता है कहां पे किसने कहा टू मेक द डेथ क्लियर? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को अरेस्ट किया गया, वो अरेस्ट हो गए और उन्होंने कोर्ट फोरम को यूज किया एज ए रिवोल्यूशनरी प्रोपेगेंडा। अब आप एक सवाल और तैयार करिए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किन किन लोगों ने मंचों का इस्तेमाल किया? स्वराजीज ने किया इनसाइड असेंबली, गांधी ने यूज किया कोर्ट रूम, भगत सिंह ने यूज किया कोर्ट रूम। तो नाउ मेक ए क्वेश्चन ऑन दीज थ्री, देयर ए यूनिक मेथड ऑफ प्रोपेगेटिंग द नेशनलिज्म बाय द नेशनलिस्ट्स। तो ये तीन आपको इंपॉर्टेंट लीडर मिल रहे हैं कि जो अपने रिवोल्यूशनरी प्रोपेगेंडा को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। बंगाल का जो रिवोल्यूशनरी टेररिज्म था, एक्टिविटी थी, वह रिवाइव अप्रैल 1930 में
एक रेड ऑर्गेनाइज हुई चिटगांव में अंडर द लीडरशिप ऑफ सूरज सेन। अब जो रिमार्केबल एस्पेक्ट था इस टेररिस्ट मूवमेंट का बंगाल का क्या था, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन मूवमेंट। अब पूरे भगत सिंह और जो उनके साथी थे उनको किया गया ट्राई फॉर असैसिनेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। अब जब ये लोग जेल में थे, इन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स के राइट के लिए डिमांड किया उनको ऑनरेबल ट्रीटमेंट हो। उसमें जो जतीन दास थे वो 63 डेज के भूख हड़ताल पर अपनी डेथ हो गई और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को 23 मार्च को एक्सक्यूट किया गया। भगत सिंह का जो विचारधारा था वो क्या था, फेथ इन सोशलिज्म। The peasant have to liberate a struggle for Swaraj for themselves, not only from foreign yoke but also from yoke of landlord and capitalism। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर पूरा सवाल सकता है। अब सरकार ने किसी भी बात को सुनने से इनकार कर दिया, सरकार ने किसी बात को सुनने से इनकार कर दिया और जो भगत सिंह की फांसी की सजा थी उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी कन्वर्ट करने से इनकार कर दिया। उससे यूथ जो है बहुत नाराज रहा। जो रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट थे, जो रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट मूवमेंट था जिसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया स्प्रेडिंग ऑफ द नेशनलिस्ट, सोशलिस्ट, कॉन्शसनेस, वह लगातार चलता जरूर रहा लेकिन इनकी एक्टिविटी छुप हो गई। चंद्रशेखर आजाद फरवरी 1931 में इलाहाबाद में उनकी हत्या हो गई। सूर्य सेन फरवरी 33 में अरेस्ट कर लिए गए, उनको हैंग किया गया। बहुत से रेवोल्यूशनरीज को अरेस्ट किया गया और उनको एकलव्य से दी गई। तो जो 1920 का दशक था उस दशक में कई धाराएं काम कर रही थी। इट वॉज वन ऑफ द हिस्ट्री व्हिच आई हैव जस्ट डिस्कस्ड, द ग्रोइंग ट्रेड यूनियन मूवमेंट, कम्युनिस्ट मूवमेंट। इसके साथ ही सरकार ने सख्ती से पेश किया और 1920 31 prominent trade union leaders कम्युनिस्ट को including Englishmen were arrested at Meerut। अगला क्या है, Meerut conspiracy case। What was the Meerut conspiracy case? तो एक सवाल आपका क्या तैयार हुआ, 1920 के दशक की राजनीतिक दिशा में besides कांग्रेस, just listen very carefully, besides कांग्रेस, कांग्रेस के अलावा कौन कौन सी गतिविधियां काम कर रही थी? थक तो नहीं गए आप लोग? अब आते हैं साइमन कमीशन में। साइमन कमीशन नवंबर 1927 में अनाउंस किया गया। उसका पर्पस क्या था, जब 1919 का जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था तब उन्होंने कहा था कि आफ्टर 10 इयर्स उन्होंने उसको 1937 में ही कर दिया क्योंकि टोरी सरकार को लगा कि हो सकता है कि इमेच्योर सरकार आ जाए और जो एक देश, इतने बड़े देश की जो समस्या है उसको वह ठीक से हल न करे, इसलिए उन्होंने बिफोर टाइम इन 1927 कमीशन को अनाउंस कर दिया। तो 1919 के रोलैंड एक्ट के खिलाफ एक उत्तेजना भड़की। देयर वाज ए रिसेंटमेंट अगेंस्ट 1919 रोलैंड एक्ट। सेम वे when on 8th November 1927 they have announced the Simon Commission in which all were the Englishmen, सभी के सभी गोरे थे। तो यह देश को लगा कि on such an important issue the government has not found the fit enough to include even a single Indian for the consideration.
कमीशन। अब 1927 में जो सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार को लगा कि आगामी चुनाव में जो लेबर पार्टी है, जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, जो लेबर पार्टी है वह सत्ता में आ सकती है। तो अगर लेबर पार्टी सत्ता में आएगी तो लेबर पार्टी पे इनको भरोसा कम था, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि हम पहले से ही एक कमीशन का अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो व्हाट वाज द ओपिनियन, द मेजर, द कंजर्वेटिव जो गवर्नमेंट सिलेक्टेड की, वो दे थिंक द प्रोस्पेक्ट ऑफ कमिंग ऑफ द लेबर पार्टी। एक सवाल ये हो सकता है कि व्हाई इट हैज बीन अनाउंस्ड एट अर्ली स्टेज। तो जो एक लेबर पार्टी के सत्ता में आने के डर से और उषा के इतने बड़े प्रश्न का जो समाधान है वह लेबर पार्टी न करे। जब यह हो गया इसका ग्रुप स्टार्ट हो गया। अब जब मद्रास सेशन हुआ कांग्रेस का 1927 में, जिसको प्रिसाइड किया डॉक्टर अंसारी ने, नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया टू बायकॉट द कमीशन। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने डिसाइड किया टू सपोर्ट द कांग्रेस डिसीजन। तो इस समय अगेन एक नेशनल कंसेंसस इस बात में मिला था। अब उसी समय एक नेहरू रिपोर्ट बढ़ के सामने आती है अगस्त 1928 में। नेहरू रिपोर्ट क्या थी? जो नेहरू रिपोर्ट थी इसमें रिकमेंड किया, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है नेहरू रिपोर्ट से, संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उसको अगर हम समझने की कोशिश करें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट की नेहरू रिपोर्ट किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट की बात करती है। तो नेहरू रिपोर्ट था, उसने क्या बोला, अटेनमेंट ऑफ द डोमिनियन स्टेटस। यह नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप होना चाहिए इंडिया में, जिसमें एक फेडरेशन बनना चाहिए on the basis of the linguistic provinces and provincial autonomy. Executive more responsible to the legislature. Election should be joint electorate. यहाँ पर separate electorate को reject कर दिया on the basis of adult suffrage. Seats in the legislature should be reserved for the religious minorities for a period of 10 years. जो ऑल इंडिया कन्वेंशन हुआ कलकत्ता में दिसंबर 1928 में, उसमें नेहरू रिपोर्ट पास हुई। जो ऑब्जेक्शंस थे किसके थे? जो कम्युनल माइंडेड लीडर्स के थे, बिलोंग करते थे मुस्लिम लीग को भी और हिंदू महासभा को और सिख लीग को भी। मुस्लिम लीग इस बात पे इंसिस्टेंट थी कि कम्युनल लाइंस पे इलेक्शन होना चाहिए। एक पार्ट मुस्लिम लीग का जो नेशनलिस्ट का था वह इसका अपोज कर रहा था, कि जो मोहम्मद अली जिन्ना वाला ग्रुप था उसने इसको नहीं माना। उन्होंने अपने 14 पॉइंट प्रस्तुत कर दिए। उस 14 पॉइंट में क्या थे? सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे, 1/3 सीट्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर फॉर मुस्लिम्स थे, रिजर्वेशन सीट फॉर द मुस्लिम बंगाल थे, बंगाल पंजाब थे इन प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, और वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअल पावर इन द प्रोविंसेस। हिंदू महासभा ने डिनाउंस कर रिपोर्ट एज थ्रू मुस्लिम। तो जो नेशनल यूनिटी का प्रोस्पेक्ट था वह फॉल्ट हो गया। नाउ वी नीड टू प्रिपेयर टू थिंक व्हाट वाज द नेहरू रिपोर्ट एंड व्हाट वाज द 14 पॉइंट्स ऑफ द जिन्ना। दो चीज आपको जरूर तैयार करनी चाहिए, क्योंकि यह चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके सवाल। अब देखिए, अब सवाल कैसे बनेगा? साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, 14 पॉइंट ऑफ व्यू। सवाल इन 3 पॉइंट्स को लेके तैयार होगा
कि नेहरू रिपोर्ट क्या थी, 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना क्या था और साइमन कमीशन क्या था। अब जो नेहरू रिपोर्ट के साथ खास बात है, अब हम आप देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट में 4-5 चीजें, इससे भी ये काम आपका हो जाएगा। जस्ट ट्राई टू रीड दिस पैराग्राफ और सी कि नेहरू रिपोर्ट क्या क्या बोला था। पहला क्या है, डोमिनियन स्टेटस। नेहरू रिपोर्ट में आप देखिए पहला राइट फर्स्ट पॉइंट, डोमिनियन स्टेटस। इसका मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंस विद इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। अब इसका मतलब क्या हुआ डोमिनियन स्टेटस का, इंडिपेंडेंस विद इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। देख लिया, अगर फास्ट हुआ बोला मेरे को। दूसरा, इसने प्रोवाइड किया एक फेडरेशन, एक फेडरल स्ट्रक्चर की बात की, जिसमें जो रेजिडुअल पावर वेस्ट किसमें किए, सेंट्रल गवर्नमेंट में। एक फेडरेशन की बात की और जो रेजिडुअल पावर है वह सेंट्रल गवर्नमेंट में वेस्ट किए। नंबर 3, रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जो एक मंत्री, जो एक सरकार बनेगी, गवर्नमेंट बनेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मिनिस्टर्स की टू द लेजिस्लेचर। और प्रोविंस में सिंगल चैम्बर काउंसिल होगी। और जो फेडरेशन होगा, बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर, टू विच मिनिस्ट्री वुड बी रिस्पॉन्सिबल। तो सेंटर में क्या हो गया, बाई कैमरल। फास्ट नहीं होगा, मैं फास्ट हूं तो बोलना। सेंटर में क्या हो गया, बाई कैमरल, और प्रोविंस में क्या हो गया, क्या हो गया, सिंगल। और जो गवर्नमेंट ऑफ कॉमनवेल्थ है, इसमें एक हेड होगा, एक गवर्नर जनरल। वो क्या होगा, किंग्स रिप्रेजेंटेटिव। जो कॉमनवेल्थ की गवर्नमेंट होगी, उसमें क्या होगा, उसमें जो किंग का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, गवर्नर जनरल होगा। लेकिन वो काम कैसे करेगा, ऑन द एडवाइस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव की एडवाइस पे काम करेगा। वह एग्जीक्यूटिव की एडवाइस पर काम कैसे करेगा, वह एग्जीक्यूटिव के एडवाइस पर काम करेगा। और वह रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा, जो इंडियन पार्लियामेंट बाई कैमरल है। क्लियर हुआ, जो इंडियन पार्लियामेंट है, बाई कैमरल है, उसके प्रति वह रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर। इलेक्टोरेट ज्वाइंट होगा, ज्वाइंट मिक्स इलेक्टोरेट। नो रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्सेप्ट फॉर मुस्लिम्स इन द प्रोविंसेस। कहां पर, वेयर दे वर माइनॉरिटी एंड नॉन मुस्लिम्स इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। क्लियर, नॉट क्लियर। जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो होगा एप्लीकेबल 10 ईयर्स के लिए। जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रपोज किया गया ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ परमानेंसी फ्रॉम द गवर्नर जनरल टू द गवर्नमेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ। इसका मतलब क्या हो गया, द न्यू इंडिया एंजॉयिंग द डोमिनियन स्टेटस। फंडामेंटल जो राइट्स थे उसके प्रोविजन बनाए गए, खासकर फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, प्रोफेशन, यूनियन एंड रिलीजन, और एडवर्स और एडल्ट फ्रेंचाइजिंग। इनके से काम आपका हो जाएगा। क्लियर हुआ, एनीवन हैज प्रॉब्लम, यस और नो। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब जो ये ऑफर
बनाया गया नेहरू रिपोर्ट का। अब इसको ध्यान में लेकर जो मोहम्मद शफी रिफ्यूज कर दिया, जो ग्रुप था अंडर मोहम्मद शफी रिफ्यूज टू गिव अप सेपरेट इलेक्टोरेट, जो साइमन कमीशन ने प्रपोजल लेके आए, जो साइमन कमीशन ने अपनी बात कहने की कोशिश की, उसमें जो एक इशू हुआ होगा, तो जो साइमन कमीशन के प्रपोजल थे, जो साइमन कमीशन कहना चाह रहा था कि ए प्रॉमिस टू ऑफ 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल असेंबली रिप्रेजेंटेशन प्रपोजल कॉर्पोरेशन पंजाब एंड बंगाल फॉर 10 years, एडल्ट सफरेज, यह ग्रांट नहीं किया गया। और जो रेसिडुअरी पावर थी शुड बी वेस्टेड इन प्रोविंस एंड नॉट इन द सेंट्रल। दूसरी बात की मांग रहे थे, जो मांग रहे थे मुस्लिम लीग वाले। जो मुस्लिम लीग चाह क्या रहा था, मुस्लिम लीग ये चाह रहा था, खासकर जिन्ना के नेतृत्व में, कि वह एक ऐसा संविधान चाह रहे थे जो संविधान उनके हक में। अब उन्होंने क्या बोला, अब हम आते हैं इसके विपरीत, जो मुस्लिम लीग चाह रहा था, जो 14 पॉइंट्स जिन्ना के थे, 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना, 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। अब पहली बात क्या है, सबसे फर्स्ट चीज क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट, नेहरू रिपोर्ट ने ज्वाइंट मिक्स इलेक्टोरेट की बात की, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स टू बी रिटेन, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, सप्लीमेंटेड बाय अदर कंसेशंस, क्या थे, 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल कैबिनेट एंड प्रोविंशियल कैबिनेट, प्लस 1/3 रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल कैबिनेट एंड प्रोविंशियल कैबिनेट। सेंट्रल कैबिनेट एंड प्रोविंशियल कैबिनेट। Creation of Muslim majority, creation of Muslim majority provinces। आप इसको आप यूज कर सकते हैं सांप्रदायिकता के विकास को लेके। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर मुस्लिम, जो स्टेट बेस्ड सर्विसेज है, स्टेट बेस्ड सर्विसेज है, उसमें रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर मुस्लिम्स। जो मुस्लिम्स के लिए पोस्ट को रिजर्व किया जाए, अगर उन्होंने जो रिजर्व पावर है वह प्रोविंस में वेस्ट किया जाना चाहिए। अब यह एक ऐसा डिस्प्यूट था जो सॉल्व होना आसान नहीं था। जिन्ना खुद जानते थे यह मांगे स्वीकार नहीं होगी। जो 14 पॉइंट था, ये किस बात के लिए था, यह क्रिएट कर रहा था एंदर अटेम्प्ट टू टॉक फॉर कंप्रोमाइज इन द नेहरू रिपोर्ट। सम ऑफ द हिडन पॉइंट, ये ऐसी 14 पॉइंट बनाई गई कि एक एंदर टॉक की बात की जाए। अब जो दूसरा फोकस पॉइंट था नेहरू रिपोर्ट का, वो कांग्रेस के विदिन आया। जो यंगर सेक्शन था, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वह डोमिनियन स्टेटस पर, कि डोमिनियन स्टेटस नहीं होना चाहिए। ये दोनों पूर्ण स्वराज की बात करने लगे और कलकत्ता कांग्रेस सेशन में अल्टीमेटम दे दिया कि अगर सरकार स्वीकार नहीं करती है 1 साल में, तो हम पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष आरंभ कर देंगे। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? अब आप इससे सवाल बनाने की कोशिश करिए। ट्राई टू मेक क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। फिलहाल से बस इतना ही करते हैं यार।
धीरे धीरे चलते हैं। मेरे ख्याल से ज्यादा बचाव का फ्रीडम स्ट्रगल में रह नहीं गया है। फ्रीडम स्ट्रगल में 1937 2 दिन में फिनिश कर देंगे। स्टॉप द रिकॉर्डिंग।